हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचन सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर है दिष्ट धारा परिपथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और सभी के लिए शेयर कर दो। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हो, दिष्ट धारा परिपथ चल रहा है। दिष्ट धारा परिपथ में श्रेणी और समानांतर परिपथ हमने क्लियर कर लिए हैं। अगला होता है दिष्ट धारा श्रेणी समानांतर। अब हम दोनों को कंबाइंड करके ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के परिपथों में प्रतिरोध श्रेणी और समानांतर दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के परिपथों को हल करने के लिए सर्वप्रथम समानांतर में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करके फिर श्रेणी में जुड़े प्रतिरोध का तुल्यमान प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं कि इसमें होता क्या है। उदाहरण इस प्रकार है। दिए हुई श्रेणी समानांतर परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। तो धारा ज्ञात करने के लिए देखो भाई, धारा क्या होती है, V/R। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज दी हुई है और सभी का हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तभी हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो कि देखो, ये जो प्रतिरोध है ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दो हैं जो आपस में समानांतर में जुड़े हुए हैं। तो उसमें आपको अभी पहले बताया था कि श्रेणी समानांतर परिपथ में सबसे पहले जो समानांतर में जुड़े हुए हैं इनको हम श्रेणी में बनाते हैं। तो इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम देखते हैं समानांतर में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रतिरोध 2 हैं तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर प्रतिरोध 2 से ज़्यादा हैं तो इस प्रकार के सूत्र का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार प्लस यहाँ आ जाएगा और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मान लो इसको हम R2 है, R3 है या R1 R2 सूत्र तो यही, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो ये R1 है या R2 है, इसको हमने लिया, दूसरा प्रतिरोध ये है, इसको लिया, ठीक है, बटे तो पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध, इन दोनों को गुना किया है 150 आ गया, इन दोनों को जोड़ा है 25 आ गया। 25 का भाग 150 में देते हैं तो कितना आता है, 6 ओम। अब देखो, इन दोनों का मान 1 हो गया है, इन दोनों का एक प्रतिरोध हो गया है जिसका मान है 6 ओम। अब आगे देखते हैं परिपथ किस प्रकार बनेगा। पहले देखो ये था परिपथ, अब जो बना है नया परिपथ जो ये है, देखो पहले में कितना था 18 ओम और उन दोनों को समानांतर वालों को जोड़कर कितना आया 6 ओम। अब ये दोनों श्रेणी में है और श्रेणी में यानी सेकंड पार्ट देखते हैं ए और बी, यानी अब ये ए और बी हो गया, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 का मान 18 ओम और इसका मान कितना हो गया 6 ओम, इस दोनों को जोड़ा है तो कितना आ गया 24 ओम आ गया। ठीक है, अब हम परिपथ की धारा ज्ञात कर लेंगे। धारा ज्ञात करने के लिए I बराबर कितना होता है, I बराबर V/R। ठीक है, V का मान कितना है 240 वोल्ट, R का मान कितना है, R का मान कितना है 24, तो 240 में 24 का भाग देंगे तो कितना एम्पियर आ जाएगा, 10 एम्पियर। हाँ तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है आपको? हाँ, तो ये तो हो गई अपनी कुल धारा, लेकिन आपको पता हो तो इसमें यानी कि जो न्यूमेरिकल था उसमें क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। तो हमने सभी में अलग अलग धारा ज्ञात करनी है। जैसा कि आप जानते हो श्रेणी में धारा बराबर होती है, ठीक है, तो इसमें तो कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में धारा कितनी है ये हम ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, AC के बीच जुड़े प्रतिरोध हैं 18 ओम में भी धारा 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। 18 ओम में धारा 10 एम्पियर होगी। ठीक है, AC के बीच वोल्ट पात I/R यानी V बराबर IR हो गया। ठीक है, 10 × 18 बराबर 180 वोल्ट आ गया। ठीक है, BC के बीच वोल्ट पात 240 में से 180 को घटा देंगे तो 60 वोल्ट रह जाएगा। ठीक है,
अब समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध यानी 10 ओम में धारा ज्ञात करेंगे। तो I बराबर V बटे R, V कितनी है 60, कितनी आई BC में 60 वोल्ट, धारा का मान कितना है 10, तो कितनी धारा हो गई 6 एम्पियर। ठीक है। समानांतर क्रम यानी दूसरे समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध यानी 15 ओम में धारा ज्ञात करेंगे। तो I बराबर V बटे R हो गया, V का मान 60 है, R का 15 है, कितनी आ जाएगी 15 चौके 60, तो 4 एम्पियर हो गई। ठीक है। अब देखो हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, क्योंकि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है तो उसमें क्लियर हो जाएगी। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब हमें इसमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ऐसे परिपथों में आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं श्रेणी में, तो सबसे पहले इनको हम जोड़ लेंगे। एक तरीका तो ये भी हो जाता है, देखो कि 4 और 8 कितने हो गए 12, फिर हम समानांतर में बना लेंगे परिपथ। ठीक है। तो सबसे पहले इनको क्लियर करते हैं। तो R2 ये हो गया R2 व R4 में कुल प्रतिरोध श्रेणी में, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2 वही सूत्र लग जाएगा। तो यानी R2 प्लस R4 बराबर कितना आ जाएगा 12। इसको हम R1 की जगह R2 और R4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया 12 ओम। अब जो नया परिपथ बनेगा वो इस प्रकार है, यानी वो था उसका मान कितना आ गया था लास्ट वाले प्रतिरोध का 12 ओम, यानी जो आप ये देख रहे हो यहाँ तक तो देखो हमने सेम बना लिया, 6 ओम ले लिया, 28 ओम ले लिया, 10 ओम ले लिया। ठीक है। अब इन दोनों का प्रतिरोध जोड़ने पर कितना आया था 12 ओम, तो इन दोनों का हमने एक बनाया, ये समानांतर हो गया। अब ये दोनों समानांतर है, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो A और B के बीच के तुल्य प्रतिरोध में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हम इसको हल करेंगे बाद में, यानी ये श्रेणी में सब हो जाएंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, R बराबर R2 इंटू R3, R2 इंटू R3, R2 प्लस R3, R2 का मान है 10 ओम, R3 का मान है 12 ओम, तो 10 गुना 12 बटे 10 प्लस 12, 10 गुना 12 120, 10 प्लस 12 22, 22 का भाग 120 में देते हैं तो 5.45 ओम आता है। ठीक है। अब इन दोनों का एक प्रतिरोध हो गया है, कितना है 5.45 ओम। ठीक है। अब देखो हम सेम बना लेंगे, 6 ओम का 6 ओम रख दिया हमने, इन दोनों का कितना बन गया है 5.45 ओम। ठीक है। 28 का 28, अब ये क्या बन गया है श्रेणी परिपथ बन गया है। और श्रेणी परिपथ के लिए सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हैं सबको हम जोड़ देते हैं। तो R1 का मान कितना है 6 ओम, R2 का कितना है 5.45 हो गया, प्लस R3 का मान 28, तो सबको हमने जोड़ा तो टोटल प्रतिरोध जो आया है 39.45 ओम आ गया है। ठीक है। ये अपना आंसर है। अब हम देखते हैं किरचॉफ के नियम को। अब तक ओम के नियम से विद्युत परिपथों में धारा व प्रतिरोध ज्ञात करने का अभ्यास किया, परंतु कुछ विशेष परिपथों में धारा के मान तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात करना कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्था में किरचॉफ के नियमों का काम में लेते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं, प्रथम नियम जो है वो इस प्रकार है, इस नियम से किसी संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे बिंदु नियम भी कहते हैं तथा इसे धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, मान लो ये अपना परिपथ है। ठीक है। अब इसमें आने वाली कौन कौन से, देखो एक तो ये है और ये दो आ रही हैं, ये आने वाली धारा और बाहर जाने वाली, ये जा रही है, ये जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। ठीक है। तो आने वाली धाराएं, ठीक है, बराबर जाने वाली धाराएं। ठीक है। तो यही इसका सूत्र होता है, यानी I1, ठीक है, I1 और I6 आने वाली धाराएं हो गई, ठीक है, बराबर जाने वाली धाराएं। ये ही इसका नियम है। इसको धारा नियम भी कहते हैं और इसे बिंदु नियम भी
कहते हैं। तो इसकी सरल सी परिभाषा अगर आप याद करना चाहें तो ये बिल्कुल सरल है, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार बिंदु की ओर आने वाली धाराओं तथा बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। इसे ही हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इसे बिंदु नियम भी कहते हैं, इसे धारा नियम भी कहते हैं। अगला है किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में सारे लगाए हुए वोल्टताओं का योग व विभिन्न प्रतिरोधों में वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे मेश या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे मेश या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अब देखो इसका परिपथ होता कैसा है, इस प्रकार का इसमें परिपथ होता है, यानी 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, ये इसमें दो जगह है, मान लो वोल्टता हमने दी है, ये धारा है। ठीक है, ये I2 हो गई, ये I1 हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 बंद परिपथ बन जाते हैं। देखो एक तो जैसे मान लो ये परिपथ बन गया है, ठीक है, एक यहाँ पे ये बन गया है, ठीक है, 2 हो गए, एक हम पूरे को बना लेते हैं। इस प्रकार इसमें 3 परिपथ बन जाते हैं। पहला मान लो क्या है, ABCD, ABCD, ठीक है, और ये बन गया परिपथ। ठीक है, दूसरा क्या है, अब इसको ज्ञात करने के लिए देखो I1 इंटू R2 माइनस I1 प्लस R1 प्लस E बराबर, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। दूसरा है जो अपना परिपथ बन रहा है BEFC, ठीक है, ये सूत्र होना, इसके लिए I1 इंटू R1 प्लस I1 प्लस R2, ठीक, I1 प्लस I2 बराबर E1। ठीक है, तीसरा अपना बन रहा है AEFDA, ये बन गया। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, यानी E2 माइनस I2 R3 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1 प्लस E1 बराबर 0। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स इसके बाद हम कल देखते हैं नेक्स्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके।